इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर होता है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो यूनिट नंबर 7 है ट्रांजिस्टर्स के नाम पे, उसके सारे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस और आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, वो जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि उसी फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरे ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट डिस्कस किया हुआ है। इसी कारण से जो फर्स्ट पार्ट है उसका वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, लंबा हो गया है, ठीक है। अगर आपको ट्रांजिस्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है या ट्रांजिस्टर नहीं समझ में आता है या उसके कॉन्सेप्ट में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आप जरूर इस वीडियो से पहले का फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखिएगा। वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे मिल जाएगा। नहीं तो मैं फर्स्ट वाले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जरूर देख लीजिएगा। मैं ये हाईली रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए कि जरूर से फर्स्ट पार्ट देख के ही ये सेकेंड पार्ट देखिएगा, क्योंकि मैं दोबारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इसमें नहीं बताऊंगा, वीडियो फिर से ये लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, 25 क्वेश्चंस, ठीक। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। In common base mode, if ICBO is the reverse leakage current, then the total collector current will be। देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हालांकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन में थ्योरी वाले पार्ट में अलग से करवाया हूं, ठीक है, वो आपको थ्योरी वाले सेगमेंट में मिलेगा। लेकिन यहां पे आप लोगों को मैं इसका आंसर बता देता हूं, ये फॉर्मूला आप लोग याद जरूर करिएगा। ये 26 इसका ये बी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट, हाँ 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि द वोल्टेज एंड करेंट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर आर रिस्पेक्टिवली 2 and 1.5। तो देखिए किसी एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन दिया गया है, ठीक है। वोल्टेज गेन को हम लोग मान लीजिए AV लिख देते हैं, वोल्टेज गेन दिया गया है 2 और करेंट गेन दिया गया है, ठीक है। तो करेंट गेन दिया गया है, तो पावर गेन निकालना है, ठीक है। करंट गेन के लिए कोई सिंबल यहाँ पे मान लेते हैं, चलिए छोड़िए सिंबल छोड़िए, मैं सीधे लिख देता हूं, ठीक है। वोल्टेज गेन, तो जो पावर गेन होता है, पावर गेन होता है वो होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, करंट गेन। क्यों? क्योंकि देखिए पावर P इक्वल टू V इंटू आई होता है, वोल्टेज इंटू आई। इसी एनोलॉजी पे पावर गेन जो होता है वो वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होता है। तो यहां से आप लोग इसको निकाल सकते हैं सीधे, 2 जो है वो वोल्टेज गेन है और करंट गेन है 1.5, ठीक। तो यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ये इसका आ जाएगा 3, यानी 27 का जो सही आंसर है पावर गेन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ए ट्रांजिस्टर इज डैश ऑपरेटेड डिवाइसेस। तो ट्रांजिस्टर जो है एक करेंट ऑपरेटेड डिवाइसेस है, ठीक है ना। इसमें जब भी हम लोग बात करते हैं करेंट गेन एंड समथिंग, एक्चुअल में जो ट्रांजिस्टर का जो वर्किंग है जब आप उसके थ्योरी में पढ़ेंगे तब आपको इस बात का समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर में मेनली करंट का ही रोल होता है, वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, न कि वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन कलेक्टर फंक्शन इज, ये कहना चाहता है कि जब कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो कलेक्टर का क्या फंक्शन होता है। देखिए मैंने बोला है कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ठीक, उसका जो बेसिक रूल ये होता है कि हमेशा इमीटर जंक्शन जो रहेगा वो फॉरवर्ड बायस में हम लोग जोड़ेंगे और कलेक्टर जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ेंगे, ठीक। तो अगर कोई ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में काम कर रहा है तो जरूर उसका कलेक्टर रिवर्स बायस में होगा। तो चलिए फॉरवर्ड बायस इन बोथ एनपीएन, तो कलेक्टर फॉरवर्ड बायस में नहीं होता है। रिवर्स बायस इन बोथ एनपीएन एंड पीएनपी, तो मैंने बोला ना चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, कलेक्टर जो है यहाँ पे कलेक्टर के बारे में पूछा है, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस में रहता है, ठीक। बाकी दोनों स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, इररिलेवेंट है, ठीक। तो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है यहाँ पे इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर द इमीटर करंट इज 1 mA and the collector current is 0.95 mA. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट एंड अल्फा। देखिए सबसे पहली बात
कॉमन बेस की बात की जा रही है। तो अगर किसी ट्रांजिस्टर का बेस कॉमन हो तो आप आउटपुट कहां से लेंगे? आउटपुट आप लेंगे कलेक्टर से, और इनपुट कहां से देंगे? इनपुट आप देंगे इमीटर से। बात समझ में आया नहीं? बेस अगर कॉमन हो, बेस कॉमन हो जाए तो आउटपुट तो कलेक्टर से लेना है, तो आप इनपुट कहां से देंगे? इमीटर से देंगे। तो अब अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर है तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में जो करंट गेन होता है वो अल्फा होता है, और वो होता है आउटपुट करंट। तो आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं तो आउटपुट करंट हो जाएगा कलेक्टर करंट बटे इनपुट करंट, यहां पे इमीटर करंट हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद यहां पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में और क्या दिया हुआ है? इमीटर करंट दिया हुआ है। IE का मान दिया गया है 1 मिली एम्पियर, समझ में आया? और IC का भी मान दिया गया है 0.95 दिया गया है। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट। तो एक अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला लगा दीजिए कि इमीटर करंट बराबर क्या होता है? बेस करंट होता है प्लस कलेक्टर करंट होता है। समझ में आया? कलेक्टर करंट आपको दिया गया है, इमीटर करंट भी दिया गया है। यहां से आप बड़े आसानी से बेस करंट निकाल लेंगे। जब बेस करंट निकल जाएगा तो आपको अल्फा निकालना है। तो अल्फा बराबर यहां पे IC बटे IE, तो IC और IE दिया गया है, वहां से आप लोग अल्फा भी निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया है, मैं सोल्यूशन पे ध्यान ही नहीं दिया और आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। यही सोल्यूशन दिया, मेरे ख्याल से वही चीज जो मैं अभी बताया वही चीज है। हाँ ठीक है, बिल्कुल वही है। आप आंसर निकाल लीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिए कौन सा इसका सही आंसर आएगा। ठीक है ना, ये तो सॉल्व किया गया है। ठीक, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है ए ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ट्रांजिस्टर को और हम लोग क्या कहते हैं? तो जो ट्रांजिस्टर है उसमें उसको ना सेमीकंडक्टर ट्रायोड बोला जाता है। ठीक है, वैक्यूम ट्रायोड नहीं। देखिए ये बात अलग है कि वैक्यूम ट्यूब जो है, डायोड, ट्रायोड, वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायोड पहले यूज होता था ट्रांजिस्टर की जगह पे। जब ट्रांजिस्टर का खोज नहीं हुआ था तो 1960 के दशक में ट्रांजिस्टर का खोज हुआ था। तो उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के जगह ट्रायोड वॉल्व का यूज किया जाता था। ठीक है, अब वो यूज नहीं होता है। ठीक, ट्रायोड वॉल्व का ही यूज करके जब कंप्यूटर बनाया जाता था, वो कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हो जाता था, एक बड़े बड़े बिल्डिंग के साइज का कंप्यूटर बनता था। बाद में ट्रांजिस्टर का खोज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका साइज बहुत छोटा हो गया। ठीक, तो यानी ट्रायोड वॉल्व और ट्रांजिस्टर का एक्शन कहीं ना कहीं सेम होता है, बट इफिशियंसी जो है वो ट्रांजिस्टर की बहुत ज्यादा होती है ट्रायोड वॉल्व की तुलना में। ठीक, तो इसको सेमीकंडक्टर ट्रायोड भी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इन एन एम्पलीफायर यूजिंग कलेक्टर टू बेस बायस। तो ये तो बायसिंग वाला पार्ट में आ गया। ठीक है, ठीक है, कलेक्टर टू बेस बायस द स्टेबिलिटी फैक्टर विल बी स्मॉल इफ। तो ये कंडीशन ना आप लोग एक काम करिएगा, बेस बायस, कलेक्टर टू बेस बायस वाला वीडियो जाके आप लोग थ्योरी का देख लीजिएगा। वहां पे ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूं कि उसका कंडीशन क्या होता है। कंडीशन ये होता है कि RB/RL का मान बहुत छोटा होना चाहिए। यहां पे मैं इसका थ्योरी डिस्कस नहीं कर सकता, काफी बड़ा है, 20 मिनट तो उसी में लग जाएगा। ठीक, आप लोग इसको याद रखिएगा, नहीं तो वहां पे जाइए, कलेक्टर टू बेस बायस का मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देखिए, वहां पे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। द पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिकॉज। देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि आजकल के जो सर्किट्स हैं उसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ही यूज किया जाता है, क्योंकि यह सबसे इफिशियंट और सबसे बेटर बायसिंग होता है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो सबसे कम, यानी अराउंड 1 के आसपास इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकल के आता है इसके सर्किट का, इसीलिए ये काफी बेटर होता है। तो इसमें क्या बोला है कि क्योंकि द मिनिमम सर्किट यूज मिनिमम सर्किट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है यूज ओनली वन बैटरी, तो अलाउज द सिलेक्शन ऑफ एनी ऑपरेटिंग पॉइंट with desired value of S by using proper combination of R1 R2। ये मेरे ख्याल से सबसे प्रॉपर इसका आंसर होगा। ठीक है, वैसे ये भी सही है, A और B भी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के लिए सही है। इसमें आप लोग नन ऑफ द अबव के जगह अगर ऑल रहता तो मेरे ख्याल से मैं डी पार्ट पे ही जाता, क्योंकि ये बात सही है कि पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग में केवल एक ही बैटरी यूज किया जाता है, मिनिमम सर्किट कंपोनेंट से भी काम चल जाता है। ठीक, बट यहाँ के प्रॉपर ये जो इसमें जो ऑप्शंस है उसके अनुसार आप लोग सी पार्ट पे ही जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रॉपर R1 और R2 के कॉम्बिनेशन से हम लोग कोई भी ऑपरेटिंग पॉइंट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। इन कॉमन बेस एम्पलीफायर द करेंट गेन
अल्फा। तो देखिए ये तो मैं बार बार चिल्ला के, फर्स्ट वीडियो में तो मैंने कॉन्सेप्ट वाला पार्ट इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग उस वीडियो के साइज पे मत जाइएगा कि 39 मिनट 38-39 मिनट का वीडियो है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक बार अगर आप वो 38-39 मिनट का पूरा वीडियो देख लेंगे ना, आपको ट्रांजिस्टर में कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट इतना आपका बेहतरीन तरीके से बिल्ड हो जाएगा कि आप ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस अपने दिमाग में ही सॉल्व करके आप उसका आंसर टिक कर लेंगे। जैसे यहां पे देखिए, अगर बेस कॉमन है, कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन है, बेस कॉमन हो गया तो आउटपुट लेना होगा आपको कलेक्टर से और इनपुट देना होगा आपको इमीटर से। अब करंट गेन जो होता है वो आउटपुट करंट यानी आईसी कलेक्टर करंट बटे इनपुट करंट यानी इमीटर करंट आई होता है। बस अब यहां पे चेंज लगा दीजिए, चेंज इन, तो यहां से देख लीजिए अल्फा का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आई, यानी 34 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट में बताए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू केप्ट। ट्रांजिस्टर की बायसिंग क्यों की जाती है? प्रॉपर डायरेक्ट करंट, द बेस करंट स्मॉल, प्रॉपर अल्टरनेटिंग करंट, कलेक्टर करंट स्मॉल। अब यहां पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार जो है वो यहां पे ए पार्ट ही सही होगा। प्रॉपर डायरेक्ट करंट का मतलब होता है, आपको पता है ट्रांजिस्टर बायसिंग वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग की शर्त ही होती है कि आपको प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिलना चाहिए। और जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मतलब वो डीसी कलेक्टर करंट की ही बात कर रहा है। वो बायसिंग के इसीलिए की जाती है कि प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट मिले और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस हो जाए। अल्टरनेटिंग करंट बायसिंग के लेवल पे अल्टरनेटिंग करंट आता ही नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट आएगा बायसिंग करने के बाद, जब एम्प्लीफिकेशन करेंगे तब सिग्नल अल्टरनेटिंग करंट आता है। कलेक्टर करंट स्मॉल, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें प्रॉपर कलेक्टर करंट चूज करना होता है ऑपरेटिंग पॉइंट को फिक्स करने के लिए। बेस करंट स्मॉल रखना है इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो मेन इसमें ये जो है वो 35 का ए पार्ट ही यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ VBE। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये पार्ट भी बायसिंग से रिलेटेड है, ये पार्ट भी आप लोगों को बायसिंग में बताया गया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो VBE की वैल्यू क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। समझ में आया ना। 36 का यहाँ पे सी पार्ट हो जाए, रिमेन सेम, नहीं सेम तो नहीं होगा, इंक्रीज बढ़ता भी नहीं है, वो डिक्रीज करता है ना। वो इंक्रीज करने के कारण जो है कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा तो वो लोडिंग इफेक्ट के कारण जो VBE बेस से इमीटर के बीच का जो वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ईच विथ गेन 20 आर कास्केडेड द ओवरऑल गेन। तो ओवरऑल गेन, ये जो कास्केडिंग ऑफ स्टेजेस का ये है पूरा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कास्केडिंग ऑफ स्टेजेस वाले में ये बताया गया है। ये ना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर करके मैं एक थ्योरी का वीडियो बनाया हूं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। वहां पे इसका पूरा मैंने थ्योरी कराया गया है कि कैसे अगर कई स्टेज में एम्पलीफायर को जोड़ते हैं तो ओवरऑल गेन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे 37 का जो आंसर हो जाएगा, वहां पे ये ना मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअल में जैसे 3 स्टेज का यूज किया गया है, ठीक है ना, 3 स्टेज। तो पहले स्टेज का 20 है, दूसरे स्टेज का भी 20 है और तीसरे स्टेज का भी 20 है, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 8000 होगा, ठीक। अगर यही डीबी में होता, डेसिबल गेन में होता ना, तो ओवरऑल गेन में अगर डीबी में होता तो उसको जोड़ा जाता है, समझ में आया ना, उसको जोड़ा जाता है, ठीक। वो सब थ्योरी में आपको बताया गया है, ठीक। यहां तो यहां लास्ट पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ए ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव रीजन व्हेन। ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है जब, यहां पे IC बराबर आई नहीं, गलत है। बीटा, यहाँ पे बीटा बराबर निकालेंगे, ये से थर्ड वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूं, बीटा बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, IB बटे IC। ये सही है, गलत है। बीटा क्या होता है, कॉमन इमीटर मोड, कॉमन इमीटर मोड में गेन। अगर इमीटर कॉमन है तो आप आउटपुट लेंगे कलेक्टर से और इनपुट देंगे कहां से, बेस से। तो ऐसे में आप बीटा का फॉर्मूला बनाएंगे तो बीटा का फॉर्मूला आउटपुट करंट यानी IC बटे IB बनेगा, न कि IB बटे IC। तो ये भी गलत है। और IC बराबर IB ये भी नहीं। यहां से देखिए बनाइए, बीटा बराबर क्या निकला, ये एक्चुअल में मुझे पहले ही पता था इसका ए पार्ट सही है, इसीलिए मैं आप लोगों को पूरा बताना चाहता था कि कैसे एलिमिनेट करना है। तो यहां से IB बराबर निकालेंगे तो IC बटे क्या आएगा, IC बटे IB। और यही तो मैं आपको बता रहा था कि
बीटा है कॉमन इमिटर का गेन, और इसको इस प्रकार से निकालेंगे तो फॉर्मूला ये IC बटे IB बनेगा, क्योंकि करंट गेन होता है आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट। आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं तो आउटपुट करंट कलेक्टर करंट, इनपुट बेस से दे रहे हैं तो इनपुट करंट बेस करंट हो जाएगा, तो IC बटे IB बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बोला है फॉर ए ट्रांजिस्टर बीटा इक्वल टू 40। चलिए बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 40, एंड IB इक्वल टू, IB का मान दिया गया है, IB का मान दिया है 25 माइक्रो एम्पियर। इसको एम्पियर में बदल लीजिएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर -10 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब आपको वैल्यू ऑफ IE निकालना है। ठीक, तो पहले आप लोग बीटा का, ये देखिए बीटा जो है कॉमन इमिटर, तो बीटा का फॉर्मूला अभी अभी बताया हूं। बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IC बटे हो जाएगा IB। ठीक है, IB का मान दिया गया है और आपको किसका मान निकालना है, IE का मान निकालना है। तो ये जो सोल्यूशन दिया है मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ दिया है क्या। बीटा का मान IE बटे IB थोड़ी होता है। बीटा जो है वो कॉमन इमिटर, अगर इमिटर कॉमन हो गया तो ये गलत है। आप लोग इसके सोल्यूशन पे मत जाइए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सॉल्व करिए। आपको निकालना है इमिटर करंट ना, तो सुनिए बीटा का मान दिया है, IB का मान दिया है, यहां से आप लोग किसका मान निकाल लेंगे, IC का। IC का मान जब आप लोग यहां से निकाल लेंगे तो एक फॉर्मूला होता है IE बराबर IB प्लस IC। ठीक है, आपको निकालना है IE का मान, तो IB का मान तो दिया ही हुआ है पहले ही से, IC का मान आप यहां से निकाल लेंगे, उसको जोड़ दीजिएगा, IE का मान आ जाएगा। उसको सॉल्व करके आप लोग अपने से निकालिएगा आंसर, और उसको कमेंट करिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कितना आंसर आया। ये जो है सोल्यूशन मेरे ख्याल से ये यहाँ पे गलत है, ये फॉर्मूला ये यहाँ पे गलत लगाया है, तो इस पे मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हालांकि ये पीएन जंक्शन डायोड वाले सेगमेंट का है। रेक्टिफायर जो है वो पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग करके बनाया जाता है। देखिए एम्पलीफायर में यूज होता है ट्रांजिस्टर, समझ में आया, यानी एम्पलीफायर किस डिवाइस से बनाया जाता है, ट्रांजिस्टर से। रेक्टिफायर में किस डिवाइस का यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का है, पर यहां आ गया तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको आप लोगों को मैं करवाया हुआ हूं, इसका वीडियो ऑलरेडी है। ये मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 6 में जो वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन किए हैं उसमें ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन कवर किया जा चुका है। तो आप लोग जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 40 के आसपास, सॉरी ये रिपल फैक्टर से मैं कंफ्यूज कर गया। यहाँ पे जो 40 होगा, 40 का 40 से, हाँ 40% ही आसपास होता है, ये तो रिपल फैक्टर 48। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.66 होती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, ए ट्रांजिस्टर इज इसेंशियली A transistor is essentially a voltage operated device, current operated device, resistance operated device या power operated device। तो ये तो मैं आप लोगों को ये रिपीट हो रहा है, मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर मेनली करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है। ठीक है ना, करंट ऑपरेटेड डिवाइस होता है, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इन ए ट्रांजिस्टर एन इमिटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज। ट्रांजिस्टर में इमिटर, ये बेस छोड़िए, केवल इमिटर और कलेक्टर को पकड़िए, हमेशा ट्रांजिस्टर में इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। ये दूसरा आप देखा ही मत करिए, इमिटर आ गया बस, इमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर हमेशा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा। आप कलेक्टर के साथ चाहे बेस लगाए चाहे कलेक्टर के साथ इमिटर लगाए, आप डरा मत करिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड बायस, यानी 42 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा और रिवर्स बायस तो होगा नहीं। ग्राउंडेड तो वो तो हम तय करेंगे ना कि कॉमन इमिटर है, सी कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इमिटर ग्राउंडेड होगा, कॉमन बेस है तो बेस ग्राउंडेड होगा, अनबायस्ड तो होगा ही नहीं, अनबायस्ड का कोई यहाँ पे मतलब नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में फॉर ए ट्रांजिस्टर द करेंट गेन रिलेशन बिटवीन कॉमन बेस करंट गेन अल्फा एंड कॉमन इमिटर करंट गेन बीटा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा में रिलेशन, तो इसमें आपको बताना है, बताइए कौन सा इसमें पार्ट सही होगा। देखिए यहां से अगर मैं इसको एलिमिनेट अगर करके आपको बताऊं तो एलिमिनेट करके चलिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मध्य रिलेशन होता है 43। ठीक है, एलिमिनेट करके अल्फा, देखिए यहाँ पे अल्फा का मान जो होता है वो 1 से कम होता है, हमेशा याद रखिएगा अल्फा का मान 1 से कम होता है, तो ये नीचे 1 माइनस अल्फा है, तो अगर आप 1 में से अल्फा घटाएंगे तो ये क्वांटिटी 1 से कम हो जाएगा, फिर भाग देंगे तो ये फिर 1 से कम थोड़ी आएगा, ये तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी ये गलत है।
नेक्स्ट हम लोग इस पे आते हैं अल्फा। अब अल्फा का मान 1 से कम होता है तो ये बीटा बटे 1 प्लस अल्फा, ये सही तो लग रहा है बट एक्चुअल में ये गलत है, ठीक है, ये रिलेशन नहीं होता है। और बीटा वाला ये भी गलत है। देखिए ये यहाँ पे दिया गया है, ये आप लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कर दिया गया, इसका बी पार्ट सही होगा। यहाँ से आप जरा बीटा बराबर निकालिए तो बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, ये सही रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये इसका बी पार्ट सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 की ओर बढ़ते हैं। ए लोड लाइन इज ए ग्राफ बिटवीन, जो लोड लाइन बनाया जाता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाएंगे तो यहाँ पे होगा आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अब अगर यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे IC वर्सेस VCC, तो ये VCC ये तो ये ग्राफ तो IC बटे VCC तो नहीं होता है, IC बटे VCE, CE मतलब यहाँ पे कलेक्टर टू इमिटर, अगर इमिटर कॉमन होगा तो VCE, तो IC हो गया आउटपुट करंट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया VCE, ये तो सही लग रहा है। IE बटे VEE ये भी नहीं होगा, VBE और IC, तो IC तो ठीक है, IC ठीक है, पर VBE तो इनपुट वाला ये वोल्टेज पे चला जाएगा, ठीक, तो इसका भी बी पार्ट सही होगा, ठीक है। 44 का बी पार्ट इसका सही होगा, ठीक है। दरअसल जो लोड लाइन बनता है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्राफ पे बनता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज और यहाँ पे आउटपुट करंट होना चाहिए। तो अगर इमिटर कॉमन हुआ तो VCE आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा और IC आउटपुट करंट बन जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे ये VEE और ये VCC तो देखते ही काट दीजिए, इसमें VBE है, अगर इमिटर कॉमन हो गया तो VBE आउटपुट वोल्टेज थोड़ी बनेगा, ये तो इनपुट वोल्टेज बन जाएगा। समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया, मैं आपको यहाँ पे ये जल्दी से सर्किट बना देता हूँ। देखिए ये VBE कॉमन इमिटर का बना रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया कॉमन इमिटर को नीचे कर दिए हैं और ये हो गया बेस। तो जब ये अगर NPN ले लेता हूं तो ये बाहर की ओर एरो लग गया। अब यहाँ पे ये बेस है, ये इमिटर और ये कलेक्टर है। अब अगर आप इमिटर को कॉमन कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज ये यहाँ पे बनेगा ना, कलेक्टर और इमिटर के बीच में बनेगा, तो आउटपुट वोल्टेज बनेगा VCE और आउटपुट करंट बनेगा IC। और यहाँ पे इनपुट वाले टर्मिनल पे आएंगे तो इनपुट करंट बनेगा IB और इनपुट वोल्टेज क्या बनेगा बेस से इमिटर का, तो इनपुट वोल्टेज VBE बनेगा। समझ में आया? ये है इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट और ये है आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। और हमेशा लोड लाइन आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ग्राफ पे बनता है, ठीक। तो आई होप यहां से आप लोगों का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन इमिटर एम्पलीफायर आर। सुनिए, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में फेज रिवर्सल होता है, यानी इनपुट वाला जो भी सिग्नल कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में दिया जाएगा आउटपुट में उस सिग्नल का फेज रिवर्स हो जाएगा। यानी जैसे अगर इनपुट सिग्नल का कॉमन इमिटर में ग्राफ ऐसे जा रहा है तो आउटपुट जो मिलेगा उसमें फेज 180 डिग्री बदल जाएगा, रिवर्स हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट। तो 45 का बी पार्ट सही है, ठीक है। फेज रिवर्सल तभी होगा ना जब फेज डिफरेंस 180 का क्रिएट हो, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सोर्स द इनपुट इंपीडेंस ऑफ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर विल बी। एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स द इनपुट इंपीडेंस ऑफ गुड वोल्टेज एम्पलीफायर। एक बात आप लोगों को बता देता हूं, हमेशा एक अच्छे सर्किट के लिए जो इनपुट इंपीडेंस है वो हमेशा इनपुट इंपीडेंस हमेशा हाई होना चाहिए और आउटपुट इंपीडेंस हमेशा कम होना चाहिए एक अच्छे सर्किट के लिए, ठीक है। तो यहां पे इनपुट इंपीडेंस की बात की गई है ना, तो इनपुट इंपीडेंस हमेशा क्या होना चाहिए, हाई। 46 का यहां पे बी पार्ट सही हो जाएगा। इनपुट इंपीडेंस अगर हाई रहेगा तभी वो नेक्स्ट स्टेज से पूरा वोल्टेज खींच पाएगा। हाँ ठीक है, इनपुट इंपीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक काम करिए, आप लोगों को एक मैं टॉपिक पढ़ाया हुआ हूं चैनल पे है, इमिटर फॉलोअर सर्किट। इमिटर फॉलोअर सर्किट इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है।
क्यों? क्योंकि इमिटर फॉलोअर सर्किट का इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है और आउटपुट इंपीडेंस लो होता है। तो एक बार जाके इमिटर फॉलोअर सर्किट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा कि क्यों एक अच्छे सर्किट के लिए इनपुट इंपीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इंपीडेंस लो होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए वीक सिग्नल टू ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अरे भाई इसी को तो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया ही एम्प्लीफिकेशन कहलाती है। जैसे माइक भोंपू होता है ना, आप उसमें माइक में धीरे से बोलते हैं तो आपका आवाज एम्प्लीफाई होके बहुत तेज सुनाई देता है, तो उस प्रक्रिया को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। एम्प्लीफिकेशन में किस डिवाइस का यूज करते हैं? ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 47 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बाइसिंग ट्रांजिस्टर की जाती है। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एसी सिग्नल को किस में बदलते हैं? डीसी सिग्नल बदलते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसी सिग्नल को हम लोग किस में बदलते हैं? डीसी में बदलते हैं। और रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया में जिस सर्किट का उपयोग करते हैं उस सर्किट को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफायर सर्किट बनाने में किस डिवाइस का यूज होता है? पीएन जंक्शन डायोड का यूज होता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन तो एक अलग प्रोसेस है, इसका यहां पे कोई मतलब नहीं है। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसी सिग्नल को ना, वायरलेस सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए उस सिग्नल का मॉड्यूलेशन किया जाता है। ठीक है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन ये ना कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द गेन ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर है उसका गेन क्या होता है? फॉल्स एट हाई फ्रीक्वेंसी ओनली, बिल्कुल गलत। फॉल्स एट हाई एज वेल एज लो, बिल्कुल सही। फॉल्स एट लो फ्रीक्वेंसी ओनली, बिल्कुल गलत। रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं। देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जाइए चैनल पे और आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वीडियो खोज के देखिए। देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो गेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है और इस एक्सिस पे होता है गेन, उसका जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। यानी लो फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम होता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गेन कम हो जाता है, जबकि मिड फ्रीक्वेंसी में गेन क्या होता है? कांस्टेंट। तो इसीलिए बी पार्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, करेंट फ्लो थ्रू द बेस ऑफ आइदर पीएनपी आइदर एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बाई। करेंट फ्लो थ्रू द बेस आइदर एनपीएन और आइदर पीएनपी इज बाई। तो ये ना एक्चुअल में ये ना माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा या माइनॉरिटी 49। बेस पे जो करंट फ्लो करता है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन का, वो किसके द्वारा फ्लो करता है? 49 क्वेश्चन है। तो इसको जरा हम लोग ये सर्किट से देखते हैं। ये सर्किट मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ये पूरा समझाया था, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि एक बार जाके पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। जो शुरू के 25 क्वेश्चंस हम लोग इस सेगमेंट का डिस्कस किए हैं उसी में ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूं, जो ये सर्किट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अभी डायरेक्ट देखेंगे तो पूरा सर के ऊपर से चला जाएगा। तो देखिए चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन, जो बेस पे जो करंट फ्लो करता है वो किसके कारण फ्लो करता है? चलिए चेक करते हैं। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे बेस करंट इस प्रकार से जा रहा है तो जरूर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिटर से बेस की ओर गया और फिर ये इधर आया, तब ये करंट फ्लो किया। और ये इलेक्ट्रॉन एनपीएन में क्या होता है? मेजॉरिटी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी समझ में आ रहा है। यहाँ पे बेस करंट इधर बाहर की ओर जा रहा है, तो जरूर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर से होके इधर की ओर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर की ओर जाएगा, लेकिन होल जो है वो किधर आएगा? होल इसी करंट के डायरेक्शन की ओर इधर की ओर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस पे जो करंट फ्लो करेगा वो तो मेनली मेजॉरिटी दिखाई दे रहा है, हालांकि बेस वाले करंट में माइनॉरिटी भी फ्लो करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंफ्यूज कर रहा है। आंसर में मेजॉरिटी दिया है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होना चाहिए, पर ये तो कहीं दिया ही नहीं है। तो अगर आप इसके आंसर को देखें, मेजॉरिटी से भी फ्लो करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेजॉरिटी से नहीं करेगा, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल ये तो नहीं है, डिफ्यूजन भी नहीं है, तो कुल मिला जुला के यही ऑप्शन बचा, इसीलिए ए पार्ट को सही किया गया है। ठीक है, ट्रांजिस्टर को बाइपोलर डिवाइस इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण फ्लो करता है। और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होता है और होल माइनॉरिटी होता है, पीएनपी में होल मेजॉरिटी होता है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी होता है, लेकिन ओवरऑल जो करंट फ्लो करता है वो तो दोनों के कारण करता है। तो ठीक है, जिस हिसाब से ऑप्शन है ए पार्ट आप सही कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर द इमीटर बेस जंक्शन, ये बेस को छोड़िए, केवल इमीटर को पकड़िए। बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, चाहे ट्रांजिस्टर कहीं भी यूज हो, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, हमेशा इमीटर वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाएगा और कलेक्टर वाला जंक्शन रिवर्स बायस में जोड़ा जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे इमीटर जंक्शन की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बी पार्ट सही हो जाएगा, यानी 50 का कौन सा आंसर सही होगा, बी पार्ट सही होगा। ठीक है ना। इसके लिए, इसके कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग जाइए फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो पे। ठीक, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी अभी 25 से प्लस, मतलब इस पूरे सेगमेंट में ट्रांजिस्टर यूनिट 7 के ट्रांजिस्टर वाले सेगमेंट में टोटल 75 प्लस क्वेश्चन का टारगेट है हमारा। तो पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था और इस सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा इस सीरीज का, उसमें हम लोग 25 प्लस क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा। टोटल 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो अभी हम लोग 50 क्वेश्चन पर ही हम लोग इसको रोक देते हैं। नेक्स्ट जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।